Welcome back, students. We are going to learn the concept of linguistic composition and religious composition from chapter number 1, India Population, class 12, Geography. So, linguistic means क्या होता है यहाँ पे? Linguistic means scientific study of different languages. अलग अलग भाषाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, हम उसे ही क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स, या उसे ही क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान कहते हैं यहाँ पे. India is a land of linguistic diversity. According to 1903-1928 लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल क्या बन सकता है कि इंडिया का सबसे पहली बार या इंडिया में सबसे पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे कब किया गया? 1903 से 1928 के बीच में. और ये किन्होंने किया? ये एक बहुत फेमस लिंग्विस्ट थे, उन्होंने किया. ग्रियर्सन. क्या नाम था उनका? ग्रियर्सन. GRIERSON. और इस लिंग्विस्टिक सर्वे में क्या देखा गया कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन इंडिया. तो इस लिंग्विस्टिक सर्वे से ये जाना गया कि इंडिया में 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं. लैंग्वेज और डायलेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, डायलेक्ट उस लैंग्वेज का ही पार्ट होता है. अब सिंपल सा ये समझिए डायलेक्ट का मतलब क्या है. यहाँ पे एक बहुत बड़े रीजन में जो लैंग्वेज बोला जा रहा है या कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोला जा रहा है, लेकिन उस रीजन के अलग अलग भाग में उस लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें सेम नहीं होती है. अर्थात उसमें एक स्मॉल वेरिएशन दिखाया था और इसी स्मॉल वेरिएशन के साथ उस बहुत बड़े लैंग्वेज वाले एरिया में छोटे छोटे डायलेक्ट्स के पॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे बोलियां हम जिसको कहते हैं. तो डायलेक्ट्स उसी ब्रॉड लैंग्वेज का ही एक पार्ट है, आप इसे एक दूसरे से अलग ना समझें. तो लिंग्विस्टिक सर्वे में क्या देखा गया कि 179 लैंग्वेजेस हैं और 554 डायलेक्ट्स हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है? नोटिफाई किया गया है. या शेड्यूल लैंग्वेजेस की संख्या कितनी है? 22 है. और उसके अलावा और भी नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन अगर आप इंडिया के पूरे एरिया को देखें तो बहुत सारा एक ऐसा एरिया या एक हमें स्पेसिफिक एरिया दिखता है जहाँ पे हर प्रकार के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज पे डोमिनेटिंग दिखता है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज डोमिनेटिंग दिखता है और एक लैंग्वेज वहाँ पे कम मात्रा में बोले जाने वाले लैंग्वेज के स्पीकर्स वहाँ पे दिखते हैं. फिर भी अगर हम लोग बोले कि ओवरऑल इंडिया में किस लैंग्वेज के स्पीकर्स या कौन सा लैंग्वेज स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फिगर हमें दिखाता है, तो अगर देखें यहाँ पे तो हिंदी स्पीकर्स की संख्या इंडिया में सबसे ज़्यादा है. हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जिसका एक हाईएस्ट परसेंटेज दिखता है. यहाँ पे सवाल आ सकता है कि किस लैंग्वेज के स्पीकर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा है? आंसर क्या है? हिंदी. लेकिन अगर स्मॉलेस्ट लैंग्वेज स्पीकर्स की बात करें तो वहाँ पे कश्मीरी और संस्कृत स्पीकर्स की बात आती है. लिंग्विस्टिक रीजन्स इन द कंट्री डू नॉट मेंटेन अ शार्प एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री, रेदर दे ग्रेजुअली मर्ज एंड ओवरलैप इन देयर रिस्पेक्टिव बॉर्डर जोन्स. यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे हम लोग अलग अलग स्टेट्स का एक पॉलिटिकल डिवीज़न दिखते हैं, लैंग्वेज इस पॉलिटिकल डिवीज़न को शार्पली फॉलो नहीं करती है. आमतौर पे क्या होता है, आप पंजाब के एरिया को देखिए या फिर आप हरियाणा के एरिया को देखिए, तो आप कोई भी एक ऐसा स्ट्रिक्ट बॉर्डर इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में नहीं देख सकते हैं कि इस बॉर्डर के बाद पंजाबी एकदम ख़त्म है या इस बॉर्डर के बाद हरियाणवी शुरू हो जाती है. एक बॉर्डर एरिया के बाद धीरे धीरे पंजाबी स्पीकर्स की संख्या कम होती जाती है और हरियाणवी स्पीकर्स की संख्या वहाँ पे बढ़ती चली जाती है. दोनों के बीच में हमें एक ट्रांजिशनल जोन भी दिखता है. अर्थात कहने का मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज के बीच में आप क्लियरली कोई भी डिविजनल बाउंड्री इजीली डिमार्केट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग एक मैप के माध्यम से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के आपको लैंग्वेज दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए. लेकिन इंडिया में जितने भी लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेजेस को हम सीधे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करते हैं. इस मैप में आपको क्या दिख रहा है? इस मैप में आपको बहुत सारे लैंग्वेज फैमिलीज़ अलग अलग कलर के पैचेस से दिखे हुए हैं. जैसे कौन कौन से लैंग्वेज फैमिली? जैसे द्रविडियन, जैसे इंडो आर्यन, साइनो तिब्बतन, ऑस्ट्रो एशियाटिक. लैंग्वेज फैमिली का यहाँ पे मतलब क्या होता है? लैंग्वेज फैमिली का मतलब होता है कि इंडिया में जितने भी लैंग्वेज हैं
उन सब लैंग्वेज को हमने लिंग्विस्टिक्स के तहत या लिंग्विस्टिक्स नामक विज्ञान के तहत हमने उन्हें साइंटिफिकली क्या किया है, क्लासीफाई किया है, अरेंज किया है या उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है, जिसे हम लोग लैंग्वेज फैमिली या भाषा परिवार कहते हैं। तो लिंग्विस्टिक यहाँ पे क्लासिफिकेशन में एक सवाल यहाँ पे फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने लैंग्वेज फैमिलीज हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया, 4 लैंग्वेज फैमिलीज। कितने लैंग्वेज फैमिलीज है, 4 लैंग्वेज फैमिलीज है। इन लैंग्वेज फैमिलीज के लिए अलग पेज में एक चार्ट बना हुआ आपको दिख रहा है ना। आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट में आपको 4 ब्रॉड हेडिंग दिख रहे होंगे, फैमिली, देन सब फैमिली, देन ब्रांच और ग्रुप, देन स्पीच एरियाज। 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज के नाम से ध्यान से समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रिक, या इसी का क्या नाम है, निषाद भाषा परिवार। क्या है, ऑस्ट्रिक और निषाद भाषा परिवार। सेकेंड वन इज द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, अर्थात द्रविड़ भाषा परिवार। थर्ड वन साइनो तिब्बतन और किरात लैंग्वेज फैमिली। साइनो तिब्बतन का मतलब क्या भी करेंगे थोड़ी देर में। एंड द लास्ट वन इज इंडो यूरोपियन और आर्यन लैंग्वेज फैमिली। अगर ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार की बात करें, ऑस्ट्रिक या निषाद का मतलब होता है कि इंडिया में जो एक ट्राइबल ट्रैक्ट है, जो एक ट्राइबल एरिया है, सेंट्रल इंडिया की बात करें और भी जहाँ पे उन एरियाज में पाया जाने वाला जो एक लैंग्वेज है ना, ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी है, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज फैमिली कुछ और हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक ट्राइबल ट्रैक्ट के सेंट्रल इंडिया में जो स्पेशली इसके जो एरियाज हम लोग स्कैटर्ड वे में दिखते करेंगे अभी। द्रविडियन भाषा परिवार का मतलब होता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वहाँ पे किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, लाइक मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, दे ऑल लैंग्वेजेस आर कैटेगराइज अंडर द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली और किरात भाषा परिवार का मतलब क्या होता है, साइनो का मतलब यहाँ पे चाइना, अर्थात चाइना के बॉर्डर के अलोंग जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, कंट्रीज़ की बात करें भूटान, नेपाल, स्टेट्स की बात करें फ्रॉम इंडिया अरुणाचल, इन सभी स्टेट्स में साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस फैमिली से जुड़े हुए लैंग्वेजेस देखे जाते हैं, है ना। और द लास्ट वन ही जो सबसे लार्जेस्ट कंपोजिशन इंडियन लैंग्वेज डिवीजन में कवर करता है उसका नाम है इंडो यूरोपियन और आर्यन या भारोपीय, अर्थात भारतीय प्लस यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार का लैंग्वेज इंडिया में सबसे डोमिनेटिंग लैंग्वेज फैमिली। हमारे आसपास में जो भी भाषाएं बोली जा रही है, हिंदी की बात करें, बांग्ला की बात करें, उर्दू की बात करें, पंजाबी की बात करें, दे ऑल लैंग्वेजेस आर कैटेगराइज अंडर विच लैंग्वेज फैमिली, इंडो आर्यन यूरोपियन फैमिली और इंडो यूरोपियन फैमिली। अगर इस लैंग्वेज फैमिली के क्लासिफिकेशन में अगर डोमिनेटिंग लैंग्वेज फैमिली देखें तो नंबर 1 पे आता है इंडो यूरोपियन अराउंड 73%। सेकेंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वह है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली अराउंड 20%। थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रिक और निषाद भाषा परिवार 1.38% और सबसे कम है साइनो तिब्बतन और किरात लैंग्वेज फैमिली 0.85%। तो दे ऑल आर ब्रॉड लैंग्वेज फैमिली कैटेगराइजेशन, है ना। अगर इनके सब फैमिली को देखें, जैसे ऑस्ट्रिक में सब फैमिली को आपको याद करने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू में या बोर्ड एग्जाम्स में या मंथली टेस्ट में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे लैंग्वेज फैमिली से सवाल पूछे जाएंगे कि कितने लैंग्वेज फैमिलीज हैं इंडिया में, है ना। लैंग्वेज फैमिलीज में कौन कौन सी भाषाएं, हाँ ये हो सकता है कि अलग अलग लैंग्वेज फैमिलीज के कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को और उन लैंग्वेजेस के स्पेसिफिक एरियाज को, रीजन्स को या स्टेट्स को यहाँ पे देख लेना जरूरी होगा, वहाँ से सवाल शायद बन जाए। अब स्टेट्स को देखेंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्पीच एरियाज, जैसे ऑस्ट्रिक में देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ऑस्ट्रिक वाले इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, है ना। मेघालय के एरिया में है, निकोबार आइलैंड्स में, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, इन सभी स्टेट्स में। द्रविडियन को देखें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। अब देखिए द्रविडियन में मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या वेस्टर्न या सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट्स भी है जहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज स्कैटर्ड वे में है।
अर्थात साउथ के लोगों, अगर साउथ के लोग जो इन स्टेट्स में या डिफरेंट रीजन्स में जाके जो माइग्रेट किए हैं और माइग्रेशन के कारण उन एरियाज में भी एक बहुत बड़े अमाउंट में साउथ इंडियन स्टेट्स के लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिखता है, वहाँ पे आप द्रविडियन लैंग्वेज का एक स्मॉल एरिया देख सकते हैं। वहाँ पे साइनो तिब्बतन में देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और इंडो यूरोपियन देखें जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली ग्रुप है हमारे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आउटसाइड इंडिया जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन में इतनी बातें हैं। अब आगे के इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर हम लोग देखें, अब आगे में या अगली पंक्ति में या आगे बढ़ेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीजियस कंपोजिशन। क्या है? रिलीजियस कंपोजिशन। रिलीजन कहा भी जाता है कि इंडिया में जो रिलीजन है वो एक हमारा फेथ है, वो हमारा एक बिहेवियर है, वो हमारा एक प्रैक्टिस है, जो हमारे सोशियो कल्चरल वर्ल्ड को, हमारे पॉलिटिकल वर्ल्ड को इवन वो क्या करता है, बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे एक टर्म आया है कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है? हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हम इन्हीं सब चीज़ों को संस्कृति या क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। लेकिन इन कल्चरल सेगमेंट्स में या हमारे सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ में हमारे फेथ या हमारे रिलीजन या हमारे धर्म या हमारे विश्वास का एक क्या रोल है, यही हम लोग रिलीजियस कंपोजिशन में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात इंडिया के बहुत बड़े एरियाज में है ना, किस किस रिलीजन का हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, किस जगह कौन सा रिलीजन डोमिनेटिंग है, किस जगह कौन सा रिलीजन की संख्या कम है, किस जगह कौन सा रिलीजन, अगर देखें वहाँ पे बोल सकते हैं कि रिलीजन के मानने वाले लोग परसेंटेज में ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोगों का परसेंटेज वहाँ पे कम है। रिलीजन के टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले आप इस रिलीजन के मैप को देखिए, जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया के पूरे एरिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिफरेंट रिलीजन का एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स में देखें तो हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म एंड अदर्स, है ना। आप इसको देखिए ध्यान से, नॉर्थ से साउथ की ओर देखिए और ईस्ट से वेस्ट की ओर देखिए, आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर के पैचेस दिख रहे हैं और उन डिफरेंट कलर के पैचेस के द्वारा या उन डिफरेंट कलर्स के द्वारा हमने डिफरेंट रिलीजन को यहाँ पे क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अभी हम लोग डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन के बाद हम इस मैप में दोबारा वापस आएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रिलीजन के बारे में कौन सी बातें बताई जा रही हैं। The spatial distribution of religious communities in the country from Appendix 5 shows that there are certain states and districts having large numerical strength of one religion, while the same may be very negligibly represented in other states। अब यहाँ पे एक अपेंडिक्स की बात आई है। अपेंडिक्स का मतलब क्या है? आप एनसीईआरटी क्लास 12 के पार्ट बी ज्योग्राफी की बुक में अगर आप बिल्कुल पीछे देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे डेटा मिलेंगे। जैसे एक ये डेटा, जैसे आप डेटा देख सकते हैं, ये देखिए एक डेटा जैसे यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटीज़ का। रिलीजियस कम्युनिटीज़ के डेटा को समझने के पहले आपके इस पेज में एक डेटा भी दिख रहा होगा, रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया एज पर 2001 सेंसस। चूँकि आपके बुक में लास्ट में 2011 सेंसस का लेटेस्ट अपडेटेड डेटा दिया हुआ है, तो आप 2001 के डेटा को प्लीज़ आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस डेटा को आपको नहीं मानना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन बनाया है। आपको 2011 के सेंसस के डेटा को जो रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिया में दिखाता है, आपको उसको कंसीडर करना है। सबसे पहले उस डेटा को हम लोग देख लेते हैं। इस डेटा वाले टेबल में देखें तो आपको 3 मेजर हेडिंग एज पर 2011 सेंसस दिख रहा है। एक दिख रहा होगा आपको रिलीजियस ग्रुप का, एक दिख रहा होगा पॉपुलेशन जो इन मिलियन फिगर में दिया हुआ, और एक दिख रहा है उसका परसेंटेज।
अगर रिलीजियस ग्रुप में देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम की ओर, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड अदर रिलीजियस परसुएशन। परसुएशन का मतलब यहाँ पे क्या है? बिलीफ है। यहाँ पे हिंदूज जो है वो आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 80%, 80% भी एग्जैक्टली अगर ना बोले तो 79.8% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन के साथ इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कम्युनिटी है, जिसे हम लोग मेजोरिटी कहते हैं। लेकिन उसके नीचे अगर देखें, मुस्लिम 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4% एंड अदर रिलीजियस परसुएशंस 0.7%। तो हिंदूज को छोड़ दें, नीचे ये जितने भी अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज का जो एक परसेंटेज दिया हुआ है, हम इन्हें ही क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज कहते हैं। और हिंदू को क्या बोलेंगे? जो एक सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस कंपोजिशन दिखाता है एक रिलीजियस कैटेगरी में, हम उसे क्या बोलेंगे? मेजोरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो यहाँ पे हायरार्की में क्या रखना है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। ये देखिए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। अगर आपको कैटेगरी इजीली आपको ध्यान में रखना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं ना भाई भाई, तो आपको यहाँ पे उसको थोड़ा सा रिवर्स क्या करना है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, देन सिख। यहाँ पे तो अगर देखें कि एक्सेप्ट हिंदू ऑल रिलीजियस कैटेगराइजेशंस फॉल्स अंडर रिलीजियस माइनॉरिटी। यहाँ पे तो सबसे बड़ी यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम है, ऑलमोस्ट 14.2%। और सबसे स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पे कौन है? जैन है, 0.4%। तो यहाँ पे देखिए 3 सवाल आपके समक्ष अपने आप बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं यहाँ पे कि लार्जेस्ट रिलीजियस मेजोरिटी इन इंडिया हिंदू 79.8%, लार्जेस्ट माइनॉरिटीज मुस्लिम 14.2%, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट माइनॉरिटीज जैन्स 0.4%। तो आप रिलीजियस कम्युनिटीज के 2011 के सेंसस के लेटेस्ट डेटा को ही कंसीडर करेंगे या इसी डेटा को आप अपने स्टडी में कंटिन्यू रखेंगे? आप 2001 के डेटा को आप कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। अब आगे के पंक्तियों में देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे की पंक्ति में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है यहाँ पे उस टेबल के माध्यम से, कि यहाँ पे रिलीजियस का एक बहुत ही वेरिएशन वाला स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है यहाँ पे। कैसे वेरिएशन है? हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज मेजर ग्रुप्स रेंजिंग फ्रॉम 70 to 90% एंड एक्सेप्ट हिंदू का एक बहुत डोमिनेटिंग रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है अराउंड 70 to 90%। लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे पैचेस भी हैं जहाँ पे आपको हिंदू डोमिनेटिंग नहीं दिखेंगे, अदर रिलीजियस कम्युनिटी का वहाँ पे डोमिनेंस दिखता है, लाइक इंडो पाक बॉर्डर, लाइक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे मुस्लिम्स डोमिनेटिंग दिखता है। अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखें जहाँ पे क्रिश्चियनिटी डोमिनेटिंग फिगर में दिखता है, डेक्कन प्लेटू की बात करें, गंगा प्लेन की बात करें, तो इन सब एरियाज में कुछ ऐसे स्मॉल पैचेस भी हैं जहाँ पे हिंदू डोमिनेंस नहीं दिखता है। अगली पंक्ति में देखें तो अगली पंक्ति में लिखा हुआ है कि मुस्लिम जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है और ये किन किन जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइक जम्मू कश्मीर, सर्टेन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला, मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, आप दिल्ली में देख सकते हैं, लक्षद्वीप, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर देखिए कि ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो हिंदू का ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में भी ओवरऑल पॉपुलेशन के मामले में भी यहाँ पे रिलीजियस थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। जैसे मुस्लिम का ओवरऑल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में। लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आंसर क्या आपका क्या होगा? जम्मू कश्मीर। हालांकि वो भी अब स्प्लिट हो चुका है ना, लद्दाख वाले भी एरिया को हमने क्या किया, उसे अलग कर दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुस्लिम किस जगह पे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वाले रिलीजियस ग्रुप को फॉर्म करते हैं। वो है 2 जगह पे, एक है कश्मीर वैली और एक है लक्षद्वीप में। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है हिंदुज़म। इस हिंदुज़म को देखिए तो ये जो वॉयलेट कलर का जो एरिया या जो कलर दिखाया गया, इस वॉयलेट कलर के एरिया के माध्यम से इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया आपको क्या दिख रहा है? कवर्ड दिख रहा है। लेकिन अगर इस इस्लाम वाले एरिया को देखें, देखिए मैं यहाँ पे अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर इस इस्लाम वाले एरिया को देखें तो ये देखिए लक्षद्वीप दिख रहा है, यहाँ पे
जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा एरिया, जम्मू को भी छोड़ दें, कश्मीर का एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है। ये देखिए दिल्ली वाले एरिया को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी वाले एरिया यहाँ पे दिख रहा है, वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश से लगा हुआ ये बॉर्डर एरिया यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये असम का, ये देखिए असम वैली में भी एक बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन दिखता है। इस जगह पे देखिए देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे अगर देखें, आगे दिया हुआ है मुस्लिम्स के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन रूरल एरियाज ऑफ कंट्री। तो इंडिया के रूरल एरियाज में हमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन का एक डोमिनेटिंग फिगर दिखता है। द मेन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड अलोंग वेस्टर्न कोस्ट लाइक गोवा, केरला, है ना, हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर। अब आप इस मैप को देखिए, अभी हमने क्या बताया, क्रिश्चियन पॉपुलेशन या क्रिश्चियनिटी के बारे में देखा। तो ये सब इन एरिया को देखिए, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अंडमान निकोबार में ध्यान देने लायक है। अगर ये देखिए, ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है। अगर अंडमान आइलैंड में देखें तो यहाँ पे हिंदू डोमिनेटिंग है, लेकिन अगर निकोबार आइलैंड में देखें तो यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन डोमिनेटिंग फिगर में दिखता है। इसके अलावा आप ये देखिए छोटा नागपुर प्लेटो का एरिया दिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए मेघालय वाला एरिया देख सकते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश के एरिया को देखिए, मिजोरम के एरिया को देख सकते हैं, मणिपुर का एरिया, नागालैंड का एरिया। इन सभी एरिया के जो रूरल एरियाज में और बहुत हद तक अर्बन एरियाज में भी आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन दिखेगा। यहाँ पे सिख आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया में ये सिर्फ 3 एरिया आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली के फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिखिज्म को हमने यहाँ पे पिंक कलर से दिखाया है। यहाँ पे अब देखिए ये पंजाब हरियाणा के एरिया को आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और भी छोटे छोटे एरियाज हैं, लेकिन हमने इस मैप में उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं दिखा रखा है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा क्या देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, है ना, और यूपी के कुछ एरियाज में भी वहाँ पे सिख पॉपुलेशन हमें स्कैटर्ड स्मॉल वे में दिखता है। यहाँ पे अगर जैन और बुद्धिज्म की बात करें तो जैन और बुद्धिज्म की अगर हम लोग बात करें आगे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैन एंड बुद्धिज्म आर स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। और वो किस किस एरिया में दिखते हैं, सेलेक्टेड एरियाज में, जैसे अर्बन एरियाज में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लाइक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में। बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट का भी जो एक कॉन्सेंट्रेशन दिखता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किन किन एरियाज में है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया में, है ना। तो इस डिस्कशन से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन किस किस एरिया में है, सिख पॉपुलेशन किस किस एरिया में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, जैन और बुद्धिज्म का रिलीजियस पॉपुलेशन किस किस जगह पे दिख रहा है, और हिंदू और मुस्लिम का रिलीजियस पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन किन किन जगहों पे दिख रहा है। एंड द लास्ट वन इज द अदर रिलीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जोरास्ट्रियंस, ट्राइबल एंड अदर इंडिजिनस फेथ्स and beliefs. These groups are concentrated in small pockets scattered throughout the country. तो इन सभी डिस्कशन से यहाँ पे क्या बात निकल के सामने आ रही है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया इंडिया के लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में, कि इंडिया में 4 मेजर लैंग्वेज ब्रॉडर फैमिलीज दिखता है, जिसके तहत इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस को हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड साइनो तिब्बतन। उसमें भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट में इंडिया में रीजनल वेरिएशन दिखने के लिए मिलता है, वहाँ पे किस किस एरिया में है। अगर उसके बाद हम लोग रिलीजियस कंपोजिशन की बात करें तो रिलीजियस कंपोजिशन में भी दिखता है कि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग एस्पेक्ट है, जो हमारे सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ को बहुत नियरली क्या करता है, अफेक्ट करता है। यहाँ पे इंडिया में भी अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, कौन से मेजोरिटी में है, कौन से माइनॉरिटी में, हमने टेबल के माध्यम से किया। मेजोरिटीज़ के एरिया को भी देखा, माइनॉरिटीज़ के एरिया को भी देखा, लेकिन मेजोरिटीज़ में भी कुछ एक्सेप्शनल स्मॉल पैचेस का एरिया है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ वाले रिलीजियस ग्रुप हमें दिखते हैं। इस डिस्कशन से लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में और रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में आई होप आपकी एक बेसिक समझ बन पाई होगी।